और न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी। न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी के हवाले से मैंने आपको जो है वो एक ये बताया था कि ऑर्गेनिज़म क्या क्या कुछ किस किस तरह से ये ऑर्गेनिज़म जो हैं वो अपने न्यूट्रिएंट्स को ऑब्टेन करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ एक चीज़ और भी है कि हमने फिर ये टॉपिक जो है इसको छोड़ दिया था, रोल ऑफ ऑक्सीजन इन मेटाबॉलिज्म। ठीक है, कि ऑर्गेनिज़म जो है वो ऑक्सीजन किस तरह से उनके मेटाबॉलिज्म में रोल प्ले करती है। मैंने आप लोगों को एक दफ़ा ये बताया था कि वाई ऑर्गेनिज्म नीड ऑक्सीजन। इवन ये जो ऑक्सीजन है ये हमारे लिए नुकसानदेह भी होती है। इवन ये जो ऑक्सीजन है ये हमें जो है वो अच्छा खासा ट्रबल भी लेकर आती है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजनेशन कर सकती है। ऑक्सीजनेशन का मतलब ये होता है किसी भी कंपाउंड में से इलेक्ट्रॉन निकाल देना। जब एक दफ़ा इलेक्ट्रॉन निकाल देगी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कोई भी जो होता है वो क्या करता है, वो अपने सामने वाले कंपाउंड में से इलेक्ट्रॉन निकाल देता है। और इलेक्ट्रॉन निकालने का नतीजा क्या होता है? इलेक्ट्रॉन निकालने का नतीजा ये होता है कि जिस कंपाउंड में से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाता है, जिस कंपाउंड में से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया जाता है, वो कंपाउंड अनस्टेबल हो जाता है। तो ऑक्सीजन इस तरह के कई काम करती है। काफ़ी प्रॉब्लम्स जो हैं वो ऑक्सीजन की वजह से हमारी बॉडी को या बैक्टीरियल सेल को होते हैं। तो फिर ऑर्गेनिज्म को ऑक्सीजन क्यों चाहिए होती है, इसका एक जवाब मैंने आपको ये दिया था। इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड जो आंसर था वो ये था कि जब हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के एंड पे पहुंचते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, उसमें हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स के लिए हमें कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन कैरियर चाहिए। एक ऐसा कैरियर चाहिए जो कि हमें हमें जो है वो हमारे इस इलेक्ट्रॉन को कैरी कर सके। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन इफ़ नॉट कैरिड इट कैन डिस्टेबलाइज द सेल। अगर ये इलेक्ट्रॉन जो है वो कैरी नहीं होता तो आप जो है वो अच्छे खासे प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ये इलेक्ट्रॉन अब रिड्यूस कर सकता है, किसी भी कंपाउंड में ऐड हो गया उसको रिड्यूस कर देगा, वो अनस्टेबल हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल डीएनए ख़राब हो सकता है, आपका प्रोटीन को डैमेज कर सकता है। तो वो इलेक्ट्रॉन्स जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, किसके एंड पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आती है? रेस्पिरेशन के एंड पे। रेस्पिरेशन कौन सा फिनोमिना है जिसमें आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को तोड़ते हैं और उससे क्या निकालते हैं? आप उससे एनर्जी निकालते हैं। अब वो ऑर्गेनिक कंपाउंड चाहे ग्लूकोज है चाहे वो फैट्स हैं, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को तोड़ के उससे एटीपी निकालना रेस्पिरेशन कहला रहा है। तो इलेक्ट्रॉन कैरियर जो है वो ज़रूरी होता है। तो ऐसे मौके पे जो इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है वो असल में ऑक्सीजन होती है, लिहाजा हमें इस वजह से ऑक्सीजन चाहिए होती है। सिर्फ रेस्पिरेशन के आमतौर पर जो है वो 2-3 स्टेप्स होते हैं। जैसे एक होता है ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड। ये तीनों स्टेप्स माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं रेस्पिरेशन के, ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड, फिर दूसरा स्टेप होता है क्रेब्स साइकिल, और तीसरा स्टेप होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, या रेस्पिरेटरी चेन भी इसको कहते हैं। ये 3 स्टेप्स हैं जो किसी भी रेस्पिरेशन में ज़रूरी होते हैं। अब इन तीनों स्टेप्स में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो आखिरी स्टेप है उसके भी एंड पे जाके आपको ऑक्सीजन चाहिए होती है। ये ऑक्सीजन अपने आप को तोड़ती है और O प्लस 2H पॉजिटिव प्लस 2 फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये सारे मिलकर क्या बना देते हैं? वाटर बना देते हैं। तो बेसिकली ये जो सारा आपके सामने फिनोमिना है, इसमें जो नतीजा निकल रहा है वो ये है कि इलेक्ट्रॉन आपको ऑक्सीजन इसलिए चाहिए होती है। अब ये तो हो गई ऑक्सीजन। ऐसे तमाम ऑर्गेनिज्म जो डिपेंड करते हैं, डिपेंडिंग ऑन ऑक्सीजन, ठीक है, उनको आप क्या कह रहे होते हैं? उन तमाम ऑर्गेनिज्म को आप कह रहे होते हैं एरोबिक। ये स्ट्रिक्टली एरोबिक होते हैं। ये वो ऑर्गेनिज्म हैं कि जो बग़ैर ऑक्सीजन के सरवाइव कर ही नहीं सकते। बट व्हाट अबाउट अदर ऑर्गेनिज्म जिनको आप एनारोब्स कहते हैं? एनारोब्स जो हैं वो ज़्यादातर प्रोकैरियोट्स होते हैं, यानी कि कौन से वाले? जो बैक्टीरिया, प्रोकैरियोट्स प्लस आर्किया, ये दोनों जो हैं ये एनारोब्स होते हैं। ठीक है, अब ये जो दोनों एनारोब्स होते हैं इनमें आप देखिएगा कि ये एनारोब्स क्या करते हैं? ये स्ट्रिक्टली ऑक्सीजन तो यूज़ करते ही नहीं ना, सवाल नहीं पैदा होता कि ये ऑक्सीजन यूज़ कर सकें। फिर ये क्या चीज़ यूज़ करते हैं? फिर बेटा ये यूज़ करते हैं ख़ास तौर पर क्या चीज़? नाइट्रोजन। ये नाइट्रोजन यूज़ करते हैं N2, ठीक है, N ट्रिपल बॉन्ड N। और इसके ज़रिए ये नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स या अमोनिया वगैरह जो है उसको वो क्रिएट करते हैं। ये अमोनिया, ख़ास तौर पर अमोनिया क्रिएट करते हैं, और वो अमोनिया जो है वो बेसिकली वो फिर बाद में यूज़ होती है। तो इसका मतलब ये होगा कि ये तमाम ऑर्गेनिज्म जो ये काम कर सकते हैं, वो अगर एनारोब्स हैं यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो ये काम नहीं कर सकते, या यूँ कह लीजिए कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उन वो डेड हो जाते हैं,
या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये तमाम ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये यूं कह लीजिए कि ये ऑक्सीजन हो तो मर जाएंगे, ऑक्सीडेशन हो जाएगी इनके सेल की, तो फिर ये स्ट्रिक्टली एनारोबिक इन्वायरमेंट में होते हैं। ठीक है, कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो दोनों तरह से काम चला सकते हैं, ये बड़े शातिर ऑर्गेनिज्म हैं। ऑर्गेनिज्म से मुराद है बैक्टीरिया या आर्किया, दोनों तरह के। ऐसों को आप कहते हैं फैकल्टेटिव एनारोब्स। ये ऑक्सीजन को भी यूज कर सकते हैं और उसके साथ साथ, अब आइए अगली बात के ऊपर, ये जो है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन भी कर सकते हैं और फर्मेंटेशन भी कर सकते हैं। मैंने आपको कहा था कि एनारोबिक रेस्पिरेशन, फर्मेंटेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन, इन तीनों में डिफरेंस है। तो ये तीनों फिनोमेना कर सकते हैं। इसका मतलब है ये वो ऑर्गेनिज्म होंगे विच हैज मोस्ट वाइड टाइप ऑफ अडेप्टेशन, यानी इनकी अडेप्टेशन का कोई मुकाबला नहीं है। ये सबसे ज़्यादा वाइड इन्वायरमेंट में रह रहे होते हैं और इनकी सबसे बुनियादी एग्जांपल ई. कोलाई है। ई. कोलाई फैकल्टेटिव एनारोब होता है, ये हर इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर लेता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन देखिएगा, सब्सटेंसेज अदर देन O2 सच एज नाइट्रेट आयंस और सल्फेट आयंस एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। हाँ ये देखिए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के एंड पे नाइट्रेट आयंस भी एक्सेप्ट करते हैं और सल्फेट आयंस भी जो है वो एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, ऑब्लिगेट एनारोब्स, ये जो वो होते हैं जो कि पॉइजन बाय ऑक्सीजन। ठीक है, ये या तो सिर्फ फर्मेंटेशन के जरिए रहते हैं या फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन के जरिए। यानी आप इसमें यहाँ पर देख लीजिए, उन्होंने चंद कैटेगरीज बनाई हुई हैं। अगर आप रेस्पिरेशन के हिसाब से देखेंगे, एक होते हैं एरोबिक, एरोबिक को तो हमने डिस्कस कर लिया। दूसरे हैं एनारोब्स। अब ये एनारोब्स जो हैं इनमें आपको दो तरह से मिलते हैं। एक होते हैं ऑब्लिगेट। ऑब्लिगेट का मतलब ये होता है कि ये हैं ही एनारोब्स और ये पॉइजन हो जाएंगे जब इनको ऑक्सीजन मिलेगी। पॉइजन का मतलब ये है कि इनके अंदर ऑक्सीडेशन हो जाएगी। अब इन्होंने किस चीज़ से सर्वाइव करना होता है, या ये सिर्फ और सिर्फ फर्मेंटेशन से सर्वाइव करते हैं कि ये फर्मेंटेशन कर लें और अपनी बॉडी की ऑक्सीजन उससे हासिल कर लें, या ये करते हैं जो एनारोबिक रेस्पिरेशन। और एनारोबिक रेस्पिरेशन के नतीजे में ये क्या यूज़ करते हैं, ये नाइट्रेट आयन यूज़ कर सकते हैं या सल्फेट आयन यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, या वो जो फिनोमिना मैंने ऊपर बताया वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यानी फर्मेंटेशन ये भी कर सकते हैं। अब आइए एनारोब्स की दूसरी मिसाल, वो क्या है, वो है फैकल्टेटिव। देखिए याद रखिए ये दो वर्ड्स है, एक है ऑब्लिगेट। ऑब्लिगेट ऑब्लिगेशन होता है फरीजा, फैकल्टेटिव होता है गुंजाइश है। फैकल्टेटिव एनारोब्स ये वो हैं जो फर्मेंटेशन भी कर सकते हैं, ना गुजारा चले तो एरोबिक रेस्पिरेशन भी कर सकते हैं, ना गुजारा चले तो एनारोबिक में भी कर सकते हैं। ये है वो चीज़ जो कि इनमें डिफरेंस है। तो ये बड़ा ही ज़बरदस्त फिनोमिना है। यहाँ पर जो आपको वाज़ेह चीज़ नज़र आएगी वो ये है कि फर्मेंटेशन टोटली सेपरेट की गई है किन से, एनारोबिक रेस्पिरेशन से और एरोबिक रेस्पिरेशन से टोटली सेपरेट की गई। और ये बात मैंने आपको काफ़ी पहले एक लेक्चर में, बाकायदा मेरे एक रिकॉर्डेड लेक्चर में ये बात मौजूद है। ठीक है, तो ये जो है वो बहुत ज़रूरी बात है कि इन तीनों चीज़ों का डिफरेंस करना आपको आना चाहिए। नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के बारे में मैंने आपको बताया कि ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो है ये ख़ास तरह के ऑर्गेनिज्म हैं जो सिर्फ ये काम कर सकते हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फिनोमिना है ये कुछ कुछ बैक्टीरिया में है, सब में नहीं है। N2 प्लस H2 इन दोनों को मिला के NH3 बनाना ये तमाम में नहीं है, बल्कि कुछ ही ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें हमने कल बात की थी कि वो ऑर्गेनिज्म जो रूट नोड्यूल्स बनाते हैं और वो ऑर्गेनिज्म जो साइनोबैक्टीरिया हैं, ये वो ऑर्गेनिज्म है जो ये काम कर सकते हैं। ठीक है, हर एनारोब ये काम नहीं कर सकता। जो नोड्यूल्स में होते हैं, रूट नोड्यूल्स में होते हैं, ठीक है, यानी रूट्स के अंदर रह रहे होते हैं प्लांट्स के साथ, और दूसरे साइनोबैक्टीरिया, हर एरोब या एनारोब ये वाला काम नहीं कर सकता। ये बहुत ही चुनिंदा बैक्टीरिया का होता है। अब आइए मेटाबॉलिक कॉपरेशन, इसकी बात करते हैं। यहां तक अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो बताइए। सर जी सर बेटा। जिस सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन लिया जाएगा तो वो स्टेबल होगा कि अनस्टेबल होगा? जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इलेक्ट्रॉन आया है वो जहां से आएगा वो स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा, ये पूछ रही हैं आप? जी सर, जैसे ऑक्सीजन किसी के साथ भी रिएक्ट कर रहा है तो जब वो इलेक्ट्रॉन उससे ले रहा है तो वो जो सब्सटेंस है जिसके साथ भी रिएक्ट कर रहा है वो अनस्टेबल था, तभी तो उसने इलेक्ट्रॉन्स दिए। नहीं 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 नहीं, देखिए याद रखिए
कि कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनकी बहुत ज़्यादा है, जिनमें जो है वो ये जो ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ये दो कंपाउंड्स हैं जो गुजरते गुजरते किसी से भी जो है वो इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ आपको एक मिसाल देता हूँ, आप लोगों ने एक टर्म सुनी हुई है पार्शियल चार्ज, ठीक है, और एक टर्म आपने सुनी हुई है कंप्लीट चार्ज। अब ये दोनों टर्म्स क्या हैं, गौर से सुनिएगा। पार्शियल चार्ज और कंप्लीट चार्ज से ही आपको पता लग जाएगा कि ऑक्सीजन करता क्या है। आपके पास वाटर है, ये जो वाटर है इसमें कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है, किसका, इस वाटर में कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का। अब कोवलेंट बॉन्ड का रूल ये है कि जो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है और ऑक्सीजन का न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन इनसे इक्वल फासले पर हो, इसी को आप कहते हैं म्यूचुअल शेयरिंग, इसी को आप म्यूचुअल शेयरिंग कहते हैं, ठीक है। रूल ये है कोवलेंट बॉन्ड का कि दोनों जो एटम्स जिन्होंने अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए कोवलेंट बॉन्ड बनाया है उसमें इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से इक्वल फासले पर हो। लेकिन इन केस अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से थोड़ा सा भी ज़्यादा फासले पर हो जाता है तो क्या होगा कि फर्ज करें एच का इलेक्ट्रॉन उसके न्यूक्लियस से ज़्यादा फासले पर चला गया ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। अब ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन वो उससे कितने फासले पर है वो आपको नजर आ रहा है, लेकिन हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन उसके न्यूक्लियस से ज्यादा फासले पर है। ऐसी सूरत में क्या होगा, जब आप इन दोनों को जमा करेंगे, आप क्या करते हैं, आप एटॉमिक नंबर देखते हैं ना, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर में आप क्या देखते हैं, एटॉमिक नंबर में आप देखते हैं इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन, ठीक है, इन दोनों का इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन। अब आपको ये पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो है 1 हाइड्रोजन में और प्रोटॉन है 1, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों 1 है। अब आप फर्ज कर लीजिए कि और यहाँ पर -1 और +1, ठीक है, ये आपको अच्छे तरीके से पता है। लेकिन अगर प्रोटॉन हाइड्रोजन के न्यूक्लियस से दूर चला जाएगा तो इसमें क्या रह जाएगा, सिर्फ इसमें क्या रह जाएगा, प्रोटॉन रह जाएगा। लिहाजा इसकी वजह से हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ऑक्सीजन एक इजाफी इलेक्ट्रॉन ले बैठा है, अगरचे वो कंप्लीटली उसने इनटेक नहीं किया लेकिन वो इजाफी इलेक्ट्रॉन ले बैठा है, लिहाजा ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अगर तो ऑक्सीजन ये इलेक्ट्रॉन इससे छीन लेता है तो हाइड्रोजन क्या हो गया बेटा, हाइड्रोजन हो गया ऑक्सीडाइज, और अब हाइड्रोजन के ऊपर क्या आ जाएगा, कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। H2O को हम इसी वजह से H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव लिखते हैं, इसी वजह से इसकी आयोनाइजेशन को ऐसे लिखते हैं। अब आइए, ऑक्सीजन अगर किसी भी कंपाउंड के साथ गुजरता है जिसके ऊपर चार्ज है या चार्ज नहीं भी है, अगर वो उसका इलेक्ट्रॉन उसमें से रिमूव कर लेता है अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, तो वो कंपाउंड ऑक्सीडाइज होके अनस्टेबलाइज हो जाएगा, ठीक है। सो ये वो रूल है जिसकी बुनियाद के ऊपर ऑक्सीजन ने किसी भी कंपाउंड से इलेक्ट्रॉन निकाल लेना है, वो रिएक्ट करे या ना करे। अगर ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और अगर उस कंपाउंड का इलेक्ट्रॉन उसके न्यूक्लियस से थोड़ा सा भी दूर है तो ऑक्सीजन उसको ले जा सकता है। ये वो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ऑक्सीजन के अंदर जो ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीडेशन के हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर काउंट होती है। जी बेटा। क्लियर हो गया जी, और कोई क्वेश्चन? आप लोगों में से किसी के जहन में ये तो नहीं आ रहा कि वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा जो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन एंड पे कैरी कर रही है? चलिए, अगर आप लोगों के जहनों में ये सवाल नहीं आ रहा तो आप मेरे सवाल का जवाब दे दें कि वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया। क्या ऑक्सीजन ने किसी से छीना? ना करें। सर एक इलेक्ट्रॉन आपने खुद ही तो कहा कि उसने हाइड्रोजन से लिया। ओहो, मिसाल आपको बताई है ऑक्सीजन कितना इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, वो तो आपको मिसाल बताई है, लेकिन ये जो मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के एंड पे जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो कहां से आ रहा है? सर वो हाइड्रोजन से ही तो आ रहा है ना, जो हाइड्रोजन कैरी कर रहा है इलेक्ट्रॉन।
हाइड्रोजन क्यों कैरी कर रहा है इलेक्ट्रॉन? अल्लाह की बंदी क्या हो गया? हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन क्यों कैरी करना है? आप लोगों को रेस्पिरेशन पढ़ानी पड़ेगी मुझे। क्योंकि सर हाइड्रोजन ही तो नहीं पता नहीं। जोहा, बट समीना, एंड इलेक्ट्रॉन एंड पे अच्छा NADPH और FAD ये तो कैरी करते हैं ना। अच्छा तो जी ऑलमोस्ट ठीक है। सदफ का और करिश्मा का दोनों का आंसर मिला के बिल्कुल ठीक है ये, कि क्रेब्स साइकिल जो है उससे जो इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे वो कैरी करेंगे NADH और FADH। ये NADH और FADH वो तमाम इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन मिलाकर ले आएंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के हवाले कर देंगे, और वो NAD और FAD से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन पूरी चेन में जंप करता हुआ एंड पे जाके ऑक्सीजन को रिसीव होगा। ठीक है, तो ये बेसिकली क्रेब्स साइकिल से निकले हुए इलेक्ट्रॉन्स हैं जो NAD और FAD कैरी करके आगे लेकर आएंगे। अच्छा, अब आगे चलते हैं मेटाबॉलिक कॉपरेशन में। तो जी बेटा सर बोलिए। सर वो इलेक्ट्रॉन देखिए ना, FADH2 है या NADH है, वो हाइड्रोजन के साथ ही तो इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पर आप फिर जो है वो गलती कर रही हैं। NAD जो है ना, मैं एक यहाँ पर लिख देता हूँ आपको। NAD पहले होता है पॉजिटिव, ये एक इलेक्ट्रॉन कैरी करता है, ये बन जाता है NAD। अब इसमें ये एक एजेंट है जो एक ही टाइम पर ऑक्सीडाइजिंग भी है, दूसरी टाइम पर रिड्यूसिंग भी है। ठीक है, अब ये क्या करता है, ये एक इलेक्ट्रॉन और कैरी करता है और ये क्या बन जाता है, NAD नेगेटिव। अब रिड्यूस होने के लिए, ये अपने आप को न्यूट्रल करने के लिए ये एक हाइड्रोजन कैरी करता है और ये कहाँ ले जाता है, ये NADH बन जाता है। ठीक है, अब ये NADH किधर जाता है, ये NADH जाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के पास विद इट्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उसके साथ जाता है। तो बेसिकली NAD असल में इलेक्ट्रॉन कैरी करता है, लेकिन अपने ऊपर से वो नेगेटिव चार्ज खत्म करने के लिए एक हाइड्रोजन को कैरी करके लाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हाइड्रोजन इज कैरिंग द इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब ये है कि NAD is carrying the electron, to neutralize itself it carries the hydrogen। अच्छा जी, अब आते हैं मेटाबॉलिक कॉपरेशन की तरफ। मेटाबॉलिक कॉपरेशन बेटा बेसिकली ना ये है फॉर्मेशन ऑफ कॉलोनीज। फॉर्मेशन ऑफ कॉलोनीज असल में जो ये जो बैक्टीरिया होते हैं इनके अंदर एक बड़ी पर्टिकुलर किस्म की मेटाबॉलिक कॉपरेशन होती है, जिनमें ये बैक्टीरिया मिलकर डिफरेंट तरह के मैसेजेस देकर एक दूसरे को कॉपरेशन के ज़रिए और एक दूसरे के साथ स्लाइम के ज़रिए जुड़ते हैं और पूरी पूरी कॉलोनीज़ बना लेते हैं, जिसकी एक मिसाल मैंने आपको बायोफिल्म की भी दी थी। इस चैप्टर के शुरू में मैंने आपको कहा था कि ये बैक्टीरिया फिम्बरी या स्लाइम के ज़रिए एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं और एक पूरा सेटअप बना लेते हैं जिसमें ये बैक्टीरिया एक दूसरे का साथ देते हैं डिफरेंट तरह के फिनोमिना में। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ एक बड़ी मज़े की स्टेटमेंट लिखी हुई है, वो क्या है कि Anabina has genes that encode protein for photosynthesis and for nitrogen fixation. However, a single cell cannot carry both processes. अब ये Anabina क्या है, ये cyanobacterium है। ठीक है, because photosynthesis procedures O2 which inactivates the enzyme involved in nitrogen fixation। यही वो बात है जो अभी मैंने आपको बताई। मेटाबॉलिक कॉपरेशन बेसिकली क्या चीज़ है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताई थी और कल भी मैंने आपको बताई थी कि साइनोबैक्टीरियम का अकेला सेल जो है वो फोटोसिंथेसिस अगर करता है तो साथ नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करता, तो साथ के 2 सेल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो नाइट्रोजन फिक्सर्स बन जाते हैं। यानी कि ये वो सेल्स होते हैं जो असल में हैं बैक्टीरिया ही, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ठीक है, ये वो सेल्स होते हैं जो हैं ये बैक्टीरिया ही, लेकिन ये अपना स्ट्रक्चर चेंज करके पर्टिकुलरली हैं ये साइनोबैक्टीरियम ही, लेकिन ये वाले साइनोबैक्टीरियम क्या नहीं कर रहे, ये वाले साइनोबैक्टीरियम फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहे, ये नाइट्रोजन फिक्सिंग कर रहे हैं, ये वाला जो सेल है ये फोटोसिंथेसिस कर रहा है। तो ये मेटाबॉलिक कॉपरेशन है जिसमें दोनों एक ही टाइम पर दोनों मिलकर एक दूसरे के साथ काम करते हैं, और इसी वजह से साइनोबैक्टीरियम को आप क्या कहते हैं, साइनोबैक्टीरियम अगर एक लंबा सारा आपके पास जो है वो ये एंड टू एंड जुड़े हुए हैं और इनके दरमियान में छोटे छोटे हेट्रोसिस्ट्स भी मौजूद हैं और ये एंड टू एंड जुड़े हुए हैं, तो इस पूरे को आप क्या कहते हैं, इस पूरे को आप कहते हैं फिलामेंट।
इसको आप आमतौर पर कॉलोनी नहीं कहते, इसको आप फिलामेंट कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक स्ट्रेट चेन की फॉर्म में होते हैं। आमतौर पे ये कॉलोनी होती है, ठीक है, जिसमें इनका पैटर्न नहीं होता, थ्री डायमेंशनल जो है वो थ्री डायमेंशनल शेप में ये एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, इनका पैटर्न नहीं होता। जबकि ये फिलामेंट बनाते हैं और ये अपने साथ साथ बाकी सेल्स को, जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, ईच हेट्रोसिस्ट इज सराउंडेड बाय अ थिक एंड सेल। ये तो खैर मैंने आपको कल बता दिया था कि हेट्रोसिस्ट में ऑक्सीजन एंटर नहीं हो सकती, ठीक है, लेकिन ये असल में हेट्रोसिस्ट का जो नाम इन्होंने दिया हुआ है, ये एक्चुअली हेट्रोसिस्ट कोई और चीज नहीं है, बल्कि ये उसी का एक सेल है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहा है। ये कोई यूनिक सिस्ट नहीं है। इसको सिर्फ माइक्रोस्कोप के नीचे देखने के बाद साइंटिस्ट ने सिस्ट का नाम दे दिया, बट इट इज नॉट रियली अ सिस्ट, it is another bacterium that is actually involving in the nitrogen fixation, ठीक है। तो ये वो बात है जो कि मेटाबॉलिक ऑपरेशन में अब दोनों काम कर रहा है ना, गौर कीजिए, ये दोनों काम कर रहा है। ये जो फिलामेंट है, पूरा फिलामेंट दोनों काम कर रहा है, फोटोसिंथेसिस भी कर रहा है, ऑक्सीजन के भी रिलीज कर रहा है, और उधर से नाइट्रोजन को फिक्स भी कर रहा है, दोनों काम कर रहा है। लिहाजा ये मेटाबॉलिक कॉपरेशन है दो तरह के सेल्स की, दोनों ही जो हैं वो मिलकर ये काम कर रहे होते हैं, ठीक है। सो इस हवाले से आप अगर देखते हैं तो यहाँ पर देखिएगा, इंस्टेड ऑफ लिविंग आइसोलेटेड सेल्स, एनाबेना फॉर्म्स filamentous chain. Most cells in filament carry out only photosynthesis, while a few specialized cells called heterocysts carry out only nitrogen fixation. यानी ये बैक्टीरिया ही हैं। तो कॉपरेशन का मतलब ये होता है कि डिफरेंट तरह के जो है वो कामों में बैक्टीरिया एक दूसरे के साथ डिफरेंट अंदाज में साथ देते हैं, ठीक है। अब इसी तरीके से बायोफिल्म की बात करता है कि इनके अंदर पॉलीसेकेराइड कैप्सूल होते हैं और ये सबस्ट्रेट से बहुत ही स्ट्रिक्टली फर्मली जो है वो अटैच हो जाते हैं, और ये बायोफिल्म जो हैं ये किस तरह नुकसान पहुंचाते हैं, बेसिकली ये चीज़ मैंने आपको बतानी थी। बायोफिल्म के बारे में तो मैं आपको जो है वो बता चुका हूँ कि बायोफिल्म क्या होती है, लेकिन इसके हैजर्ड्स देखिए क्या होते हैं। बायोफिल्म्स ग्रो इन पाइप्स, स्लो द फ्लो ऑफ लिक्विड सच एज वाटर और ऑयल एंड डिग्रेड द पाइप्स देमसेल्व्स। लो जी, पाइप्स को खराब कर दिया। उसके बाद बोट हल्स, ऑयल प्लेटफॉर्म्स एंड मैनी अदर स्ट्रक्चर्स एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। अच्छा, मेडिकल सेटिंग्स में देखिए बायोफिल्म्स कैन कंटेमिनेट कॉन्टैक्ट लेंसेज। ये देखिए, ये एक बहुत खतरनाक बात है। अगर आपने थोड़ा सा भी खराब क्वालिटी का कॉन्टैक्ट लेंस लिया हुआ है तो इसमें बैक्टीरिया की बायोफिल्म इंतहाई खौफनाक नतीजे लेकर आ सकती है। क्यों? अगर आपका कॉन्टैक्ट लेंस में बायोफिल्म आ गई है तो वो आपकी आइज में भी बैक्टीरिया आ सकते हैं और वो आइज में अच्छी खासी इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। कैथेटर्स, ये वो होता है जो यूरेथ्रा के जरिए बॉडी के अंदर एंटर किया जाता है। अब तो खैर सिर्फ यूरेथ्रा के जरिए नहीं, बॉडी में किसी भी जगह पर एंटर किया जा सकता है। ये खास नीडल होती है तो ये उसको भी खराब कर सकते हैं। ये देखिए, ये हाईलाइट करने के जो है वो काबिल है। पेस मेकर्स, अच्छा जी, हार्ट वॉल्व्स, आर्टिफिशियल जॉइंट्स एंड मैनी अदर डिवाइसेस। मतलब ये कि ये एंड लेवल की कंटेमिनेशन है कि पेस मेकर्स के अंदर अगर बायोफिल्म बन जाती है तो वो पेस मेकर यकदम रुक सकता है एंड इट वुड बी कॉजिंग हार्ट फेलियर। ये आपके सामने है कि ये किस कदर शदीद किस्म का नुकसान पहुंचा सकते हैं। सो बायोफिल्म असल में मेटाबॉलिक कॉपरेशन है डिफरेंट तरह के बैक्टीरिया की किसी भी एक सबस्ट्रेट को रिमूव करने के लिए। अगर आप टूथ की बात करते हैं, टीथ या टूथ की बात करते हैं, तो इसमें बायोफिल्म कैसे बनती है? सबसे पहली बात बेटा, ये जो बैक्टीरिया या बायोफिल्म होती है इसको रिक्वायर्ड होती है शुगर। कहते हैं कि जी मीठा ना खाएं, दांतों को कीड़ा लग जाएगा। अव्वल तो वो कीड़ा है ही नहीं, वो तो बैक्टीरिया है, लेकिन बच्चों को कीड़ा कहकर उसको समझाया जाता है। दूसरी बात यह है कि आप जितना मीठा खाएंगे और ब्रश नहीं करेंगे, या फिर आप जितना मीठा खाएंगे और उसके साथ साथ आप उसको जो है वो अच्छे तरीके से रिमूव नहीं करेंगे, वहीं स्टे रहने देंगे, वो मीठा आपके इन बैक्टीरिया को शुगर यूटिलाइज करने का मौका देगा एंड दीज बैक्टीरिया वुड बिकम इनेबल टू सेंड सिग्नल्स। अब ये सिग्नल्स किस वजह से हैं? क्योंकि एक अकेला बैक्टीरिया, a lone bacteria cannot cause tooth decay. ये क्या करते हैं? ये एक दूसरे को सिग्नलिंग करते हैं और सिग्नलिंग कर देने के बाद ये अच्छा खासा टीथ को नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे ही सिग्नलिंग करेंगे तो इनकी एक कॉलोनी, एक प्लाक बनना शुरू हो जाएगा, एक लेयर बनना शुरू हो जाएगी एंड इट वुड बी कॉजिंग प्रॉब्लम्स। अच्छा, अब अगली बात पर आइए।
अगली बात पर आते हैं हम कोल्ड ड्रिंक्स के ऊपर। कोल्ड ड्रिंक्स के बारे में कहते हैं कि ये दांतों के लिए जो है वो एक अजाब है, बेड़ा गर्क कर देता है। क्यों, वजह क्या है? कोल्ड ड्रिंक्स इस वजह से नुकसानदेह है क्योंकि कोल्ड ड्रिंक में दो चीज़ें हैं बेटा, इसमें शुगर है जो कि दांतों में रह जाती है, दूसरा इसमें एसिड है। कौन सा? कार्बोनिक एसिड। लेकिन अब यहाँ पर आपको एक और बात बताता हूँ जो कि आपको जो है वो हक्का बक्का कर देगी। जो ब्लैक ड्रिंक्स होते हैं, पेप्सी, कोक और ख़ास तौर पे ड्यू के बारे में भी कहा जाता है, इनमें फॉस्फोरिक एसिड होता है, और ये जो फॉस्फोरिक एसिड है ये दांतों के लिए डेंजरस होता है। ये एसिडिक फॉर्म में होता है, इसका काम पीएच के साथ होता है। एसिड दांतों के लिए क्यों डेंजरस है? याद रखिए, अगर आप किसी एक टूथ की बात करते हैं तो जो टूथ होता है उसके अंदर जो सबसे उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है बेटा, वो उसका बाहर का इनर्ट स्ट्रक्चर होता है, जिसको आप कहते हैं ये इनर्ट होता है। सबसे पहले तो इस वर्ड पर गौर करें, ये इनर्ट है, ये रिएक्टिव नहीं होता, इससे रिएक्शन नहीं करना होता, लेकिन एक चीज इसके साथ रिएक्ट कर देती है, एंड दैट इज एसिड। सबसे पहले ये जो स्ट्रक्चर होता है इसको आप कहते हैं इनेमल। अगर ये डिके हो गया तो उसके बाद आपका दांत नहीं बचता, आप जो मर्जी कर लें। अगर ये डिके हो गया, अगर ये डिके हो जाता है तो उसके बाद आता है पल्प। इसके अंदर अगला जो स्ट्रक्चर आता है दैट इज नोन एज पल्प। यहां पर पल्प मौजूद होता है, ठीक है। ये पल्प जो है वो यहां पर मौजूद होता है, और इस पल्प के अंदर आपके नर्व्स आ रही होती हैं, ठीक है। और उसके अंदर और मजीद डीप जाएं तो यहां पर आपकी ब्लड कैपिलरीज वगैरह मौजूद होती हैं। यहाँ ब्लड कैपिलरीज मौजूद होती हैं, नर्व्स मौजूद होती हैं। इसका मतलब है अब अंदर बैक्टीरिया जो है वो सरायत कर गया है, एंड इफ दिस पल्प हैज बिकम डिकेड, तो उसके बाद फिर आपको जो है वो रूट कनाल या फिर किस ट्रीटमेंट की तरफ जाना पड़ता है? फिलिंग की तरफ जाना पड़ता है। रूट कनाल में आपकी जो है वो नर्व जो है उसको आमतौर पर डीनेचर कर दिया जाता है ताकि वो आगे मजीद जो है वो मैसेज को कन्वे ना करे जो कि आपको पेन कॉज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो कोल्ड ड्रिंक है इसका ये नुकसान होता है, खास तौर पर अगर आप कोल्ड ड्रिंक के बाद दांतों के लिए एहतमाम नहीं करते। जी सदफ, क्या कह रही हैं? सर ये फास्फोरिक एसिड वाली बात रिपीट करें, नेटवर्क चले गए थे मेरे पास। जी मैं रिपीट कर देता हूँ। फॉस्फोरिक एसिड जो है ये बेसिकली इनेमल को डिके करता है, ठीक है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। इनेमल को डिके कर देता है। इनेमल जब एक दफ़ा इनेमल डिकेइंग शुरू हो गई, इनेमल इनर्ट से रिएक्टिव की तरफ चला गया। अगर इनेमल इनर्ट से रिएक्टिव की तरफ चला गया तो इसका मतलब ये है कि अब बैक्टीरिया इसको आराम से रिमूव कर सकते हैं। वैसे बैक्टीरिया कॉलोनी बना के भी इसको रिमूव नहीं कर सकते, ये इनर्ट होता है, ठीक है। इसके अंदर एक खास किस्म का जो है वो मटेरियल होता है, उसका इस वक्त मुझे नाम नहीं याद आ रहा। हमारी बोन्स में भी ये मटेरियल होता है, और इसमें जो है वो अगर तो बैक्टीरिया ने इसको रिमूव कर दिया, देन इट वुड बी अ परमानेंट डिके ऑफ टीथ। उसके बाद पल्प की बारी आनी है, उसके बाद फिर मजीद चल सो चल एक काम शुरू हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज वाई कोल्ड ड्रिंक्स आर सो डेंजरस। जी सदफ। सर तो फिर मिल्क के अंदर जो है वो फास्फेट है या फास्फोरिक एसिड? मैं भूल गई। मिल्क के मिल्क अंदर। के अंदर क्यों? हाँ सर, बोलते हैं ना कि एक कैल्शियम होता है मिल्क के अंदर और दूसरा फास्फेट आई थिंक होता है, ऐसे समथिंग मैंने कहीं पढ़ा था। नहीं, उसका टूथ डिके से क्या ताल्लुक है? सर वो फास्फेट का पूछ रही हूँ ना। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, वो जो फॉस्फेट है ना बेटा, वो उस रिएक्टिव, वो पीएच का, उसका पीएच के साथ मसला नहीं है। वो फॉस्फेट आपके ब्लड में जाता है और वो फॉस्फेट आपके दांतों के लिए हेल्दी होता है। वो फॉस्फेट आयंस है, वो फॉस्फोरिक एसिड नहीं है। अगर एसिड होगा तो मिल्क फट जाएगा। जैसे ही मिल्क में एसिड जाता है, पीएच कम होती है, मिल्क की एक प्रोटीन होती है कैसीन, वो फौरी तौर पे कोएगुलेट हो जाती है। तो कैल्शियम और फॉस्फेट दोनों होते हैं मिल्क में, लेकिन वो फॉस्फेट है, वो एसिड नहीं है। जी ठीक है बेटा। सर। जी। ओ अच्छा, जी बेटा, और कोई सवाल? कोई सवाल नहीं? अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब मेटाबॉलिक कॉपरेशन आपको पता लग गई कि बैक्टीरिया किस तरह से, और बायोफिल्म वगैरह। बायोफिल्म का आपको नुकसान भी पता लग गया कि ये बायोफिल्म्स किस कदर नुकसान पहुंचाती हैं। जहां सबस्ट्रेट अवेलेबल होगा, जहां पर अवेलेबल होगा कि किसी भी तरह से ये बैक्टीरिया अपना वहां मस्कन बना सकते हैं, ये एक दूसरे को सिग्नलिंग करेंगे, सिग्नलिंग करके अपने सेल्स को क्लोज लाएंगे स्लाइम की लेयर के अंदर, एक स्लाइम की लेयर अपने इर्द गिर्द ड्रॉ कर लेंगे, और उसके बाद फिर क्या करेंगे कि वहां पर वो ये डिके स्टार्ट कर देंगे। तो ये जो है वो
एक बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह चीज़ होती है। अब आइए डाइवर्सिटी की तरफ। ये वो चीज़ है जो आपको दोनों तरह की डाइवर्सिटी जो है वो अब यहाँ पर पढ़ने को मिलेगी, बैक्टीरिया एंड आर्किया। देखिए, बैक्टीरिया और आर्किया के हवाले से सबसे पहले अगर एनालाइज किया जाए तो इनिशियली हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। 1980 तक एक्सट्रीम लैक ऑफ इंफॉर्मेशन था हमारे पास, जिसकी वजह से हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन को भी नहीं समझ सकते थे। बैक्टीरियल डाइवर्सिटी तो दूर की बात है, बैक्टीरियल डाइवर्सिटी को ना समझने की वजह से हम बहुत सी गलतियां जो हैं वो कर दिया करते थे। और बैक्टीरियल डाइवर्सिटी जो है वो हमारे लिए एक प्रॉब्लम था कि हमें जो है वो आम तौर पर किसी भी एक, फॉर एग्जांपल अगर आप जो है वो माइक्रोस्कोप में देखते हैं, आपने दही से बना लिया मटेरियल, दही से मटेरियल बना के आपने माइक्रोस्कोप में देखा। अब माइक्रोस्कोप में देखना काफ़ी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि माइक्रोस्कोप में देखने से आप स्पीशीज़ को सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, स्पीशीज़ को सेपरेट करने के लिए एक टेक्निक जो बहुत लेट आई बट इट रेवोल्यूशनाइज द डाइवर्सिटी, वो थी पीसीआर और उसके नतीजे में जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसने रेवोल्यूशनाइज कर दिया और उसके बाद हमें ये पता लगा कि ये जो डाइवर्सिटी है इसका मतलब क्या है और बैक्टीरियल डाइवर्सिटी जो है वो असल में क्या चीज़ है, कितना वाइड टॉपिक है और किस कदर जो है वो 1970s है, किस कदर जो है वो हमें फ़ायदा पहुंचाती है और कितना ज़्यादा जो है वो हम लैक ऑफ इंफॉर्मेशन का अभी भी शिकार है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ लिखा हुआ है कि हमने बैक्टीरियल, अगर हम देखें ना प्रोकैरियोटिक स्पीशीज़, तो हमने टोटल 16,000 प्रोकैरियोटिक स्पीशीज को क्या किया है, साइंटिफिक नेम दिए। 16,000 प्रोकैरियोटिक स्पीशीज को सिर्फ साइंटिफिक नेम्स दिए। अच्छा, टोटल एक सॉइल के हैंडफुल में कितनी स्पीशीज हो सकती हैं? 10,000। कर लो गल। मतलब यह है कि अगर आप सॉइल में हाथ डालें और उसमें से अपने हाथ मुट्ठी में भर लें और उसमें अगर आप कंसीडर करें तो उस एक सॉइल मुट्ठी बराबर सॉइल में आपके पास 10,000 बैक्टीरियल स्पीशीज आ सकती हैं। जरूरी नहीं हर दफा आ सकती। सिर्फ 16,000 साइंटिफिक नेम्स आपने दिए हैं कंपैरेटिवली। इसका मतलब है यू आर लैकिंग एक्सट्रीम नॉलेज। तो पता ही नहीं है अभी कि बैक्टीरियल डाइवर्सिटी कितनी ज्यादा है। लेकिन उसके बावजूद हम बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स को इस वक्त जो है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक और फिगर लिखा हुआ है, गालिबन इस वक्त हम 1700 एंटायर जीनोम्स जो हैं, 1700 जीनोम्स हैव बीन सीक्वेंस्ड, एंटायर जीनोम्स। ठीक है, तो हम जो है वो सीक्वेंसिंग कर चुके हैं और उस सीक्वेंस से हमें क्या पता लगा है, उस सीक्वेंस से हमें इस बात का मजीद एहसास हुआ है कि साढ़े पल्ले कख नहीं, हमें कुछ नहीं पता, हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। हमें नहीं पता कि बैक्टीरिया की कितनी ज़्यादा स्पीशीज़ है। उन मतलब आप यूँ कह लीजिए कि अपने तय आपने बड़ा छक्का मारा है, लेकिन अब पता लगा कि आप मजीद एहसास कमतरी का शिकार हो गए हैं कि हमें तो अभी पता ही नहीं है कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है। क्यों? क्योंकि आप अभी तक बैक्टीरिया के टोटल क्लैड्स नहीं बना सके। आप बैक्टीरिया के क्लैड्स नहीं बना सके। क्लैड्स क्या होते हैं? क्लैड्स के लिए शर्त क्या है बेटा? सर एक कॉमन इंसेस्टर हो। जी बिल्कुल। क्लैड हमेशा क्या होता है? मोनोफाइलेटिक होता है। अब प्रॉब्लम यह है कि आप अभी तक बैक्टीरिया के क्लैड्स नहीं बना सके। बाज़ वक़्त आपको ऐसे बैक्टीरिया मिलते हैं जो आपको समझ नहीं आ रहा होता कि आप उसको रखें कहाँ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपके पास वो कॉमन एंसेस्टर बन ही नहीं रहा होता। वो आम तौर पर क्या होता है कि आप सॉइल के, आप इसको यूं कंसिडर कर लीजिए कि एक सॉइल का हैंडफुल है, आपने मुट्ठी में सॉइल पकड़ी है, सॉइल हैंडफुल आपके पास है। वो आम तौर पर क्या होता है? वो पॉलीफाइलेटिक ग्रुप होता है। वो पॉलीफाइलेटिक ग्रुप होता है। अब ये हमें कैसे पता लगता है? ये भी बड़ी ही मज़ेदार इंफॉर्मेशन है। और ये अब जो मैं आपको बताने लगा हूं, इट इज़ एन एक्सट्रीमली ग्रेट आइडिया। और वो क्या है? वो ये है कि साइंटिस्ट अब क्या करते हैं, साइंटिस्ट सॉइल हैंडफुल की सीक्वेंसिंग करते हैं। पूरा सॉइल हैंडफुल जो है उसकी सीक्वेंसिंग कर लेते हैं। और ये काम साइंटिस्ट खुद नहीं कर सकते, सवाल नहीं पैदा होता। इसके लिए साइंटिस्ट सिर्फ इनिशियल प्रोसीजर फॉलो करने के बाद डीएनए हवाले कर देते हैं कंप्यूटर्स के।
और ये जज करना कि ये जो डीएनएज हैं इनमें कितने बैक्टीरिया का ताल्लुक सेम एंसेस्टर से और कितने बैक्टीरिया पॉलीफाइलेटिक ग्रुप बना रहे हैं, ये काम किसका जो है वो होता है, ये कंप्यूटर का होता है। और ये फील्ड जिसमें आप पूरी सॉइल के हैंडफुल की सीक्वेंसिंग कर लेते हैं, इस फील्ड को आप कहते हैं मेटाजेनोमिक्स। अनफॉर्चुनेटली एक चैप्टर में पीछे छोड़ आया हूं, ये उसमें है टॉपिक मेटाजेनोमिक्स। मेटाजेनोमिक्स वो प्रोसीजर है जिसमें आप पूरी कॉलोनीज को सीक्वेंस करके ये बता सकते हैं कि उस कॉलोनीज में कितने रेलेवेंट बैक्टीरिया हैं और कितने इरेलेवेंट हैं, कितनी रेलेवेंट स्पीशीज हैं, कितनी क्लेडिस्टिक स्पीशीज हैं और कितनी पॉलीफाइलेटिक और पॉलीफाइलेटिक जो हैं वो स्पीशीज उसमें मौजूद हैं। ये टेक्नोलॉजी लेटेस्ट अब प्रिवेल कर रही है और इसके जरिए सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ है, आपको ये पता लग गया है कि बैक्टीरियल एनवायरनमेंट में बैक्टीरियल डाइवर्सिटी कैसी होती है। एक एनवायरनमेंट है, उसके अंदर कितनी तरह के बैक्टीरिया एक सॉइल में एग्जिस्ट कर सकते हैं, एक हैंडफुल में एग्जिस्ट कर सकते हैं, ये आप मेटाजेनोमिक्स के जरिए जान सकते हैं। कितनी टाइप्स से मुराद ये है कि कितने एंसेस्टर्स के डिसेंडेंट्स हैं जो कि एक वक्त में एक सॉइल हैंडफुल में एग्जिस्ट कर सकते हैं, ये आप मेटाजेनोमिक्स के जरिए जो है इसका जो है वो अंदाज़ा लगा सकते हैं। और आपने 1700 लेकिन उसके बावजूद अभी तक आपने सिर्फ और सिर्फ 1700 जीनोम्स को सीक्वेंस किया है। और उससे आपको क्या पता लगा है, उससे आपको ये पता लगा है कि द मोनोफाइलेटिक लिनिएज, monophyletic clades are possible in very few bacteria, in few groups. For example, cyanobacteria. साइनोबैक्टीरिया की सीक्वेंसिंग आपको बताती है कि ये मोनोफाइलेटिक होते हैं। आपने 1700 जीनोम्स को जब वो किया है, सीक्वेंस किया है, तो 1700 जीनोम्स को सीक्वेंस करने के बाद आप अभी तक इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि आपके पास अभी तक जितने बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया मौजूद हैं, ये तमाम साइनोबैक्टीरिया जो है ये मोनोफाइलेटिक हैं। यानी आप साइनोबैक्टीरिया के एंसेस्टर्स तक पहुंच चुके हैं। बेसिकली ये बात कि आप साइनोबैक्टीरिया के एंसेस्टर्स तक पहुंच चुके हैं और आपको ये पता लग चुका है कि इस वक्त आपकी सॉइल में, करंटली आप जिस सॉइल पर रिसर्च कर रहे हैं, उस सॉइल में जितने साइनोबैक्टीरिया हैं वो मोनोफाइलेटिक हैं, उनका एंसेस्टर सेम है। लेकिन उसके बाद जब आप मजीद जो है वो एनालिसिस करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक मिसाल भी लिखी हुई है, 329 सीक्वेंस्ड बैक्टीरियल जीनोम दैट, अच्छा सॉरी ये नहीं जी, ये देखिए, सच आर हाउएवर other traditional groups such as gram negative bacteria are scattered throughout several lineages. आप ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव को पॉलीफाइलेटिक ग्रुप तो कह सकते हैं, ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव। ये ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव, हम ये जो दोनों ग्रुप्स हैं ये कभी भी मोनोफाइलेटिक नहीं हो सकते, ये पॉलीफाइलेटिक हैं। याद रखिए कि कोई भी जो एंसेस्टर है, फॉर एग्जांपल कोई भी एंसेस्टर है, उसके डिसेंडेंट में एक पॉजिटिव हो सकता है, एक नेगेटिव हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये होंगे मोनोफाइलेटिक। लेकिन अगर आप सिर्फ ग्राम नेगेटिव को कंसीडर करना शुरू कर दें तो सिर्फ ग्राम नेगेटिव कभी भी मोनोफाइलेटिक नहीं हो सकते, क्योंकि मल्टीपल ग्रुप्स में ग्राम नेगेटिव मौजूद है। अगर आप मल्टीपल ग्रुप्स से डिसेंडेंट्स को इकट्ठा कर लेंगे तो ग्राम नेगेटिव कभी भी मोनोफाइलेटिक नहीं हो सकता, हमेशा ग्राम नेगेटिव क्या होगा, पॉलीफाइलेटिक होगा। ग्राम नेगेटिव, दोबारा सुन लीजिए, अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास जो है वो 5 क्लासरूम्स हैं, आप कहते हैं जी कि जो है आप चलें इसकी मिसाल आप यूँ ले लीजिए, आप हाइट की बेस के ऊपर स्टूडेंट्स अलहदा करते हैं, ले जी 5 फुट 5 इंच, इस हाइट के स्टूडेंट्स को आप जमा करते हैं। आप कहते हैं कि आपको उन 5 क्लासेस से 5 फुट 5 इंच के बच्चे मिल गए। अब जो आपका वेरिएबल है ना, रिसर्च का वेरिएबल, 5 फुट 5 इंच का जो वेरिएबल है आपका, जो आपने वेरिएबल सेट किया है, वो वेरिएबल ही ऐसा है जो मोनोफाइलेटिक हो ही नहीं सकता। यानी वो वेरिएबल 5 फुट 5 इंच जो आपने क्राइटेरिया सेट किया है, हो ही नहीं सकता
कि एक क्लास में सारे 5 फुट 5 इंच और दूसरी क्लास में ना हो। इसका मतलब है अब जो आपके पास ग्रुप बनेगा, अगर आप क्लासेस को एंसेस्टर्स कंसीडर कर लें, तो जो आपके पास ग्रुप बनेगा वो पॉलीफाइलेटिक होगा, यानी आप मुख्तलिफ क्लासेस से बच्चे जमा कर लिए आपने 5 फुट 5 इंच कद वेरिएबल की बेस के ऊपर। यही मिसाल है ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव की। आप कहते हैं जी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जमा करने हैं, इधर से भी उठाओ, 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 तमाम ग्राम नेगेटिव आपने जमा कर लिए। पता लगता है सबके एंसेस्टर डिफरेंट है। अब ग्राम नेगेटिव कभी मोनोफाइलेटिक नहीं हो सकता। लिहाजा एक बात तो तय है, यहां पर एक वर्ड है जिसपे बड़ा गौर करने की जरूरत है इस वक्त, जो आपके बुक में लिखा हुआ है, और वो वर्ड है ट्रेडिशनल ग्रुप्स। जो आपने लीनियन टेक्सोनोमी में जो ट्रेडिशनल ग्रुप्स बनाए थे, उन ट्रेडिशनल ग्रुप्स को अगर आप क्लैडिस्टिक अप्रोच के साथ, जैसे हमने पहले भी मैच किया था ना, ट्रेडिशनल ग्रुप्स को आप टैली करना चाहते हैं, आप उसको मिलाना चाहते हैं क्लैडिस्टिक अप्रोच के साथ, फाइलोजेनेटिक अप्रोच के साथ, तो ट्रेडिशनल ग्रुप में मोनोफाइलेटिक ग्रुप सिर्फ और सिर्फ किसका बनता है? साइनोबैक्टीरिया का। बाकी जो ग्रुप्स हैं ट्रेडिशनल, वो कौन से हैं? वो ट्रेडिशनल ग्रुप आपके पास एक आ जाता है साइनोबैक्टीरिया। ये टेक्सोनोमिक, ये वो है लीनियन क्लासिफिकेशन है। लेकिन लीनियन क्लासिफिकेशन में अगर आप ग्राम नेगेटिव की बात करते हैं या ग्राम पॉजिटिव की बात करते हैं, तो ये दोनों पॉलीफाइलेटिक है। क्यों? क्योंकि आपको मल्टीपल ग्रुप्स में, मल्टीपल क्लैड्स में, आपको जो ये जो ट्रेडिशनल ग्रुप्स हैं, इनमें आपको ग्राम नेगेटिव भी फैले हुए मिलेंगे, ग्राम पॉजिटिव भी। लिहाजा लीनियन टेक्सोनोमी में अगर आपने, ये वही बात आ गई जो उस वक्त भी हमारी डिस्कस हुई थी, अगर आपने लीनियन टेक्सोनोमी डिस्कस करनी है तो ग्राम नेगेटिव में आप सिर्फ लीनियन टेक्सोनोमी डिस्कस कर सकते हैं, क्लैडिस्टिक अप्रोच या फाइलोजेनेटिक अप्रोच डिस्कस नहीं कर सकते, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपने ट्रेडिशनल ग्रुप यानी लीनियन टेक्सोनोमी में अगर आपने साइनोबैक्टीरिया को कंसीडर करना है, तो साइनोबैक्टीरिया इज एग्जैक्टली लाइक फाइलोजेनेटिक ग्रुप, फाइलोजेनेटिक क्लैड ऑफ फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि अभी बहुत सी क्लासिफिकेशन करना बाकी है। अगर आप क्लैडिस्टिक क्लासिफिकेशन करते हैं, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन करते हैं, एंसेस्ट्रल बेस्ड क्लासिफिकेशन करते हैं, तो ये सारे बैक्टीरिया जो हैं, ये इनकी क्लासिफिकेशन टोटली डिफरेंट हो जाएगी। जी बेटा, किसी और को भी प्रॉब्लम आ रहा है? कोई नेटवर्क इशू है? नो। सदफ बेटा एग्जिट होके एंटर हो। अच्छा जी, नेक्स्ट। अच्छा, मैं आपको बता रहा था फिर एक और प्रॉब्लम भी है इस वक्त, और वो प्रॉब्लम आप 2-3 दफ़ा पढ़ चुके हैं। नवाज, आप कुछ कह रहे थे? नो सर। अच्छा, मुझे लगा आप वो हाईलाइट हुआ है आपका। एक और प्रॉब्लम भी है, और वो प्रॉब्लम क्या है? वो प्रॉब्लम ये है बेटा कि बैक्टीरिया के अंदर, दोबारा से वही नाम आ रहा है, बैक्टीरिया के अंदर हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर बहुत होती है। आर्किया के जीन बैक्टीरिया में चले गए, वायरस के जीन बैक्टीरिया में चले गए, ग्राम पॉजिटिव के जीन ग्राम नेगेटिव में चले गए, इसके जीन उसमें चले गए, उसके जीन इसमें आ गए। जब इस तरह की हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर होती है, तो आप बैक्टीरिया को 100% क्लासिफाई नहीं कर सकते। चाहे आप पीसीआर के जरिए जीनोम एनालिसिस भी करें, एक कंप्लीट जीनोम एनालिसिस करके आप पीसीआर के जरिए आप बड़ी लंबी चौड़ी बेहतरीन किस्म की क्लासिफिकेशन बना ले, एंड पे पता लगता है कि एक ग्रुप जिसको आपने किसी का डिसेंडेंट कहा है, उसके अंदर हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर हुआ हुआ, और हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर की वजह से वो ग्रुप उसका डिसेंडेंट शायद बनता ही ना हो। अब यहां पे फिर आपको प्रॉब्लम आता है, आपको ये चीज कंसीडर करना पड़ती है कि अगर आप एक ग्रुप को किसी का डिसेंडेंट बना रहे, एक स्पीशीज को किसी का डिसेंडेंट बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहां पर आपको लिख कर देता हूं ताकि आपको ज्यादा अच्छे तरीके से जो है ये चीज अंडरस्टैंड हो। फॉर एग्जांपल आपके पास एक एंसेस्टर ए है, उसके 2 जो है वो डिसेंडेंट है, बी और सी। आपने बी को तो इसका डिसेंडेंट बना दिया, ओके दिस इज फाइन, लेकिन जो सी है
वो इसका डिसेंडेंट तो बन गया, लेकिन इसका जीनोम आपको ये बताता है कि जीनोम हैज पॉलीफाइलेटिक कंपोजिशन, यानी इस जीनोम में कुछ ऐसे जीन भी मौजूद हैं जिनका इस एंसेस्टर से ताल्लुक ही कोई नहीं है। दोबारा सुनिए, इसके जीनोम में, सी के जीनोम में कुछ ऐसे जीन मौजूद हैं, फॉर एग्जांपल यहां एक एंसेस्टर है जेड, उसके डिसेंडेंट हैं एक्स और वाई। आपको पता लगता है कि इस सी में कुछ जीन एक्स के मौजूद हैं। अब ये जो ग्रुप बनेगा, ये कौन सा बनेगा बेटा? ये पॉलीफाइलेटिक ग्रुप बनेगा, ये पॉलीफाइलेटिक ग्रुप बनेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो दोनों बैक्टीरिया हैं, इनमें आपने अगर सी को इसका डिसेंडेंट कहा है तो आप कुछ देर के लिए इसलिए मुश्किल में पड़ गए हैं कि सी को एक्स के साथ रखें क्योंकि कुछ जीन एक्स वाले सी में भी मौजूद हैं, या एक्स को ए का डिसेंडेंट बना लें क्योंकि कुछ जीन एक्स के अंदर भी हैं और सी के अंदर भी हैं। यहां पर फिर आपको प्रॉब्लम आता है। ये देखिएगा, आपके बुक में बड़ी मजे की स्टेटमेंट लिखी हुई है कि 75% of the gene in each genome had been transferred horizontally at some point in their evolutionary history. इन्होंने कितनों को एनालाइज किया? 329 स्पीशीज को एनालाइज किया, 75% जीनोम हॉरिजॉन्टली ट्रांसफर थे। अब ये वो चीज है जो कि बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन में प्रॉब्लम करती है। इसका तरीका क्या है? इसको हल करने का तरीका क्या है? जी कोई बताएगा इसको हल करने का तरीका क्या है? अगर कोई बता दे तो मैं उसे अभी 200 रुपया सेंड करूंगा। इस इशू को सॉल्व करने का तरीका क्या है? पढ़ चुके हैं आप, और आपने मेरे से ही पढ़ा है, इन्हीं क्लासेस में पढ़ा है। सर जरा एक बार रिपीट कर दें क्वेश्चन। हाँ हाँ, एक बार और। मैं ये कह रहा था कि ये जो प्रॉब्लम आ रहा है कि एक्स और सी के कुछ जीन्स आपको पता लगता है कि ये शेयर्ड हैं, हालांकि इन दोनों के जो इमीडिएट एंसेस्टर हैं वो दूर दूर है, ये ए है ये जेड है, लेकिन एक्स के कुछ जीन्स सी में शेयर हुए हैं। इसकी वजह से अगर आप इसका जीनोमिक एनालिसिस करते हैं तो जीनोमिक एनालिसिस जो है वो आपको क्या बताता है कि ये जो ग्रुप है ये पॉलीफाइलेटिक बन रहे हैं। यानी आप थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हो जाते हैं कि सी को एक्स के साथ रखें या एक्स को सी के साथ रखें, या सी को जी का एंसेस्टर बनाएं या एक्स को ए का एंसेस्टर बनाएं। तो ये जो जीनोमिक एनालिसिस है ये आपको क्या बताता है? अल्टीमेटली इसका नतीजा क्या निकला? पता ये लगा कि एक्स के जीन सी में किस तरह आए, हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर के जरिए। अब इनको क्लासिफाई किस तरह करें, क्या अप्रोच यूज करें कि ये क्लासिफाई हो जाएं और आपको मुश्किल भी ना हो? सर याद आ रहा है, मतलब एग्जैक्ट बयान करना नहीं आ रहा ना कि मतलब ये आपने बताया था लीनियज के थ्रू कि सी और एक्स मतलब ये डिफरेंट हो जाएंगे एक दूसरे के, इस तरह से कुछ था। नहीं, ये आंसर एक्सेप्टेबल नहीं है। एग्जैक्ट टर्म बता नहीं आपने। टिक टिक टिक, टाइम लिमिटेड है बेटा। हाँ हाँ, बड़े बड़े बुर्ज खामोश बैठे हैं। अच्छा चलें, एक हिंट देता हूं मैं। हिंट ये है कि जो स्टूडेंट पिछले महीने आए हैं उन्होंने भी वो टॉपिक पढ़ा है, और मेरे से पढ़ा, रिकॉर्डेड लेक्चर में नहीं पढ़ा, लाइव लेक्चर में पढ़ा। सर ये क्या हिंट हुई? ये इसका मतलब ये है कि रीसेंट लेक्चर्स में से एक है, इतने रीसेंट लेक्चर्स में से एक है। सर मतलब कि हमने इन दोनों ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करना है और ये दोनों डिफरेंट हैं। ये दोनों एक्सट्रीमली डिफरेंट है, लेकिन दोनों में इस तरह के जीनोम्स जीन जो हैं वो मौजूद हैं कि आप परेशान होते हैं।
तो इसका क्या तरीका है? चलें जी भाई, मेरा ख्याल है 57 मिनट 56 मिनट 58 हो गए अब तो। मैं बता देता हूँ बेटा, आपने एक चीज पढ़ी थी, मैक्सिमम पार्सिमनी एंड मैक्सिमम लाइकलीहुड। और मैक्सिमम पार्सिमनी क्या था कि ज्यादा से ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज को रिमूव करके एक स्ट्रेट लाइन में चलो ताकि क्लासिफिकेशन आसान रहे। और मैक्सिमम लाइकलीहुड में आप फिर जो जीनोम्स होते हैं वो कंप्यूटर के हवाले कर देते हैं कि किन दो ऑर्गेनिजम्स का जीनोम मैक्सिमली अलाइक है। अब ये किस चैप्टर में पढ़ा है आपने? ये पिछले चैप्टर के कुछ लास्ट टॉपिक्स में आपने पढ़ा है। और यहां पर जी आके सर। वो, जी जी बोलिए बोलिए। पर सर ये जहन में नहीं आया, मतलब मैं तो किसी और तरह सोच रही थी, वो तो ऑब्वियस ही बात है इसी तरह होगा। हाँ तो इतनी ऑब्वियस बात है, मैं वही तो पूछ रहा हूँ इन दोनों को। अच्छा, मैंने ये भी कहा है कि इन दोनों को क्लासिफाई करने का आसान तरीका क्या होगा, और आसान में ज्यादा से ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस रिमूव की जाती हैं, वो मैक्सिमम पार्सिमनी है बेटा। तो ये जो हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर है, इसको फिर आप इग्नोर करेंगे मैक्सिमम पार्सिमनी और मैक्सिमम लाइकलीहुड के तरीके से, और उसके बाद फिर आप इनको क्लासिफाई कर सकेंगे। वरना आप इनको क्लासिफाई नहीं कर सकते। अगर आप ह्यूमन पे छोड़ देंगे तो वो जो पीसीआर और ब्लॉटिंग के बाद जो आपके पास शीट आती है जिसको आप रीड करते हैं, उसमें ह्यूमन एरर का चांस 100% मौजूद होगा। लिहाजा आप उसको क्लासिफाई नहीं कर सकेंगे। लिहाजा अब आपने यहां पर ये रूल यूज करना होगा। हाँ हाँ।